हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर जीमन ने टैंक सेट को ज्वाइन करने के बाद टैंक सेट के साथ साथ पूरी शार्क सिटी को बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया था, जिसके चलते टैंक सेट का नाम भी बहुत जल्दी ऊपर जाने लगा था। इवन मास्टर जुआन ने तो मिस्टर बीबी को इस साल सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए टैंक सेट की तरफ से हिस्सा लेने के लिए बोला था, जो कि मिस्टर बीबी के साथ साथ पूरी टीम के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन कुछ सोचते हुए मिस्टर बीबी के साथ साथ उसकी पूरी टीम भी इसके लिए मान जाती है। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था टियानमिंग भी दोबारा जाग चुका था, जिसके साथ ही वह उसके साथ अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए लिटिल स्नो क्वीन की तरह उसे भी अपना सोल पेट बना लेता है, जिससे युवा को एक डिफेंस शील्ड भी मिलती है। पर जब युवा वूडोंग को ये सब बता रहा था तो अचानक ही वूडोंग वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ बेहोश हो गई थी, और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ युवा वूडोंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वूडोंग को अभी तक भी वहाँ पे होश नहीं आया था। जो देखकर टियानमिंग युवा को बताता है कि मुझे इसकी बॉडी के अंदर तो कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही, जिसका मतलब है कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इसके सोल सीरियल में हो रहा है। और टियानमिंग कैसा कहते ही वहाँ पे युवा के साथ साथ टियानमिंग को भी वही सीन याद आता है जब युवा ने एक बार वूडोंग के सोल सीरियल में जाने की कोशिश की थी, और उसका सामना वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट के साथ हुआ था, जिसने टियानमिंग के साथ साथ युवा की हालत भी खराब कर दी थी। और ये सब याद करके युवा भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, तो क्या ये सब उसी अजीब सी स्पिरिट की वजह से ही हो रहा होगा? और अगर वाकई ये सब उस स्पिरिट की वजह से हो रहा है तो मुझे लगता है एल्डर जुआन के अलावा वूडोंग को और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन तभी युवा को वहाँ पे इस बैग के बारे में याद आता है, जो कि मास्टर न्यान ने वूडोंग के हाथों युवा के लिए भिजवाया था, और साथ ही साथ उसे बोला था कि इसे सिर्फ तभी खोलना जब तुम्हें इसकी जरूरत हो। और ये सब याद कर युवा वहाँ पे इस बैग को बाहर निकालते हुए कहता है, क्या अंकल न्यान ने इसी समय के लिए मुझे ये बैग दिया था ताकि समय आने पर मैं इस बैग का इस्तेमाल करते हुए वूडोंग को ठीक कर सकूं? और ये सोचकर युवा वहाँ पे उस बैग को खोलने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे युवा वहाँ पे अपनी स्पिरिट आइस का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट बैग को ओपन करने की कोशिश करता है तो अचानक उस बैग के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही युवा की स्पिरिट आइस की पाउच भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये सब असल में उस बैग के ऊपर लगी हुई सील की वजह से हो रहा था, जिसे टियानमिंग भी बहुत ही गौर से देखते हुए युवा से कहता है, ये सील तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी अभी की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बैग के ऊपर लगी हुई सील को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। पर अगर तुम खुद को रिलैक्स करते हुए पूरे फोकस के साथ इस सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो तो हो सकता है कि शायद कुछ काम बन भी जाए। टियानमिंग की बात युवा को भी सही लगती है, इसलिए सबसे पहले तो वो वहाँ पे खुद को शांत करता है, और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके इस बैग के ऊपर लगी हुई सील को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और देखते ही देखते काफी ज्यादा मेहनत के बाद युवा फाइनली उस सील को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद युवा को वहाँ पे इस बैग के अंदर से एक लेटर दिखाई देता है, और ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि मास्टर नियान का ही था, जिसमें उन्होंने युवा के लिए लिखा था, युवा अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वूडोंग बहुत ही अजीब तरीके के साथ बेहोश हो चुकी होगी, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें वूडोंग के सोल सीरियल के अंदर मौजूद उस अजीब सी स्पिरिट के बारे में भी पता होगा। वो स्पिरिट सील क्या है उसके बारे में हम लोग भी नहीं जानते, क्योंकि वो स्पिरिट सील वूडोंग के पेरेंट्स ने उसके ऊपर लगाई थी। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वूडोंग की आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा अजीब है। इवन उसने तुम्हें ये भी बोला होगा उसे अपने लिए सोल रिंग ढूंढने के लिए हाउटियन सेक्ट में ही जाना पड़ता है, और ये बात काफी हद तक सच भी है। लेकिन हर बार जब अपने लिए वो नई सोल रिंग को ढूंढती है तो उसकी पिछले वाली सोल रिंग अपने लिमिट पे पहुंच जाती है, और अगर वूडोंग के पेरेंट्स ने उसके सोल सीरियल के अंदर उस स्पिरिट सील को ना लगाया होता तो अब तक उसकी सोल रिंग की लिमिट किस हद तक बढ़ चुकी होती, इसके बारे में अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। और मेरे ख्याल से इसी सब से अपनी बेटी को बचाने के लिए ही वूडोंग के पेरेंट्स ने उसके ऊपर ये सील लगाई होगी। ये सब पढ़ के युवा भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, और तो अब मुझे समझ आ रही है कि वूडोंग की सेकंड सोल रिंग अचानक से इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई। जरूर ये सब तभी ही हुआ होगा जब वूडोंग ने अपनी फिफ्थ सोल रिंग को हासिल किया होगा। वहीं लेटर में आगे लिखा हुआ था, जब वूडोंग ने अपनी फिफ्थ सोल रिंग को हासिल किया था तो तब उसके सोल सीरियल के अंदर मौजूद वो स्पिरिट सील धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हालांकि हमने उस स्पिरिट सील को दोबारा ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन हम दोनों भी उसमें नाकाम रहे। पर हमने उस स्पिरिट सील को दोबारा ठीक करने का एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है। अगर हम लोग उस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो वूडोंग की फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसी के साथ साथ उसकी सोल रिंग की पास खुद ब खुद ही कम हो जाएगी, और ऐसा होते ही वो सील भी खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन इस मेथड को पूरा करने के लिए हमें कुछ फ्रेश हर्ब्स की जरूरत होगी, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेड हार्ट ब्रोकन प्लांट। लेकिन उस रेड हार्ट ब्रोकन प्लांट को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। वो तुम्हें टियानहू एम्पायर के सनसेट फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा, जिसका मैप तुम्हें इसी लेटर के पीछे मिल जाएगा। और जहाँ पे तुम्हें जाना है उस एरिया को सन फॉरेस्ट का आइस एंड फायर एरिया कहा जाता है। और जैसे युवा को सनसेट फॉरेस्ट के बारे में पता चलता है तो युवा वहाँ पे एक भी पल गवाए बगैर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे टियानहू एम्पायर की तरफ ही जाने लगा था। और जैसे ही वहाँ की युवा को वहाँ पे इस तरह से तेजी से भागते हुए देखती है तो वो भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ युवा के पीछे जाते हुए उससे पूछती है, युवा आखिर तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? जिस पे युवा भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ।
और तुम्हें अगर मुझसे कुछ काम है तो मैं वापस आने के बाद तुमसे मिल लूंगा। यूहाओ की ये बात सुनकर वांग की उससे सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन तुम सिटी छोड़कर जा कहाँ रहे हो? जिसपे यूहाओ वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है कि तुम उस सब के बारे में ना ही जानो तो बेहतर होगा। और ये कहकर यूहाओ ने अचानक वहाँ पे अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर वांग की भी वहाँ पे खुद से ही कहती है कि तुम मुझे ऐसे ही बताए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। और ये कहकर वांग की भी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए यूहाओ के पीछे चली जाती है। और जैसे ही वांग की दोबारा वहाँ पे यूहाओ को रोकती है तो अब की बार यूहाओ वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहता है, वांग की अगर तुमने मुझे दोबारा यहाँ पे रोकने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों दोस्त हैं। यूहाओ की ये बात सुनकर वांग की भी अचानक वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे पूछती है, आखिर क्या हो रहा है? तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे और तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? वांग की ये बात सुनकर यूहाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मेरे किसी अपने की जान खतरे में है और मुझे जल्द से जल्द उसे बचाने के लिए कहीं जाना होगा। यूहाओ की ये बात सुनकर वांग की उससे पूछती है, क्या वुडोंग के साथ कुछ हुआ है? जिसपे यूहाओ हाँ में अपना सर हिलाता है, जो देखकर वांग की कहती है कि मुझे पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था, क्योंकि तुम सिर्फ उसी के लिए इतने ज्यादा सीरियस हो सकते हो। वांग की ये बात सुनकर यूहाओ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, वांग की इस पूरी दुनिया में एक ऐसी लौती लड़की है जो कि दिल से मुझसे प्यार करती है और आज उसकी जान खतरे में है। आज उसे बचाने के लिए चाहे मुझे अपनी ही जान क्यों न दांव पर लगानी पड़े, तभी मैं उसकी जान बचा के रहूंगा। पर तुम और बाकी सभी भी मेरे दोस्त हो, और अगर आज तुम सभी में से भी किसी की हालत वुडोंग के जैसी होती तो तभी मैं अपनी जान दांव पे लगाने से पीछे नहीं हटता। यूहाओ की इस बात ने तो वहाँ पे वांग की के दिल में यूहाओ के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। और उसी के साथ वांग की वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए यूहाओ से कहती है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की जितना ही इम्पोर्टेंट समझते हो तो मुझे भी तो तुम्हारी फिक्र है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने देने वाली। वांग की ये बात सुनकर यूहाओ भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उससे कहता है कि ओके ठीक है। और उसके बाद वो दोनों बहुत ही तेजी के साथ सीधा टैनू एम्पायर की तरफ ही रवाना हो गए थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें आउटियन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों ही मास्टर्स बैठे हुए बोर्ड गेम खेल रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने लगता है। और ये इस बात का संकेत था कि यूहाओ ने उस बैग को खोल दिया है जो उन्होंने वुडोंग के हाथों से यूहाओ के लिए भिजवाया था। और ये पता चलते ही मास्टर टाई वहाँ पे मास्टर नीटियान से कहते हैं, बिग ब्रदर, इसका मतलब है कि उस लड़के यूहाओ ने फाइनली उस बैग को खोल ही दिया। जिसपे मास्टर नीटियान भी वहाँ पे यूहाओ से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं, ये लड़का यूहाओ तो हमारी सोच से भी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। मास्टर नीटियान की ये बात सुनकर मास्टर टाई वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए मास्टर नीटियान से कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी वो जिस जगह पे जाने वाला है क्या वो अपने अभी की कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि आपको तो पता ही है कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। मास्टर टाई की ये बात सुनकर मास्टर नीटियान भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं, क्या पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है? ये इस लड़के यूहाओ का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, इसलिए हमें भी उस लड़के यूहाओ के ऊपर यकीन करना ही होगा, क्योंकि अब सिर्फ वही वुडोंग को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांग की और यूहाओ को देखते हैं, जिन्हें वहाँ पे इसी तरह से उड़ते हुए एक दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था, लेकिन अभी तक भी वो दोनों अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे थे। जो देखकर वांग की यूहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि हमें इस तरह से उड़ते हुए एक दिन से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है, आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? जिसपे यूहाओ अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए उसे बताता है कि हम लोग टैनू एम्पायर की तरफ जा रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ के सभी दोस्त वहाँ पे वुडोंग के पास ही आ चुके थे, लेकिन उन्हें वुडोंग से भी ज्यादा यूहाओ की परेशानी हो रही थी, क्योंकि यूहाओ कल रात से गायब था और उसके बारे में वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी ज़ियाओ जल्दी से वहाँ पे भागते हुए आकर उन सभी को बताती है कि कल रात सिटी के गार्ड्स ने यूहाओ के साथ साथ एक और लड़की जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग की ही थी, उन दोनों को बहुत ही तेजी के साथ सिटी से बाहर जाते हुए देखा था। इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ और वांग की दोनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए टियानो एम्पायर के बॉर्डर के पास पहुंच चुके थे, जहाँ दो अनजान लोगों को इस तरह से अपने एम्पायर की तरफ बढ़ते हुए पाकर सिटी के गार्ड्स भी वहाँ पे सावधान हो चुके थे। पर यूहाओ तो वहाँ पे उन्हें इग्नोर करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जो देखकर वो सभी गार्ड्स भी बहुत ही तेजी के साथ उनके पीछे जाने लगते हैं। और उन सभी गार्ड्स को वहाँ पे लीड कर रही थी एक लड़की, जिसकी आज से कुछ साल पहले यूहाओ के साथ जंगल के अंदर मुलाकात भी हुई थी। और वो लड़की पीछे से ही वहाँ पे यूहाओ को धमकी देते हुए कहती है कि तुम लोग इस तरह इजाजत के बगैर हमारे टैनू एम्पायर के अंदर एंटर नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज रुक जाओ, हमें तुम्हारी आइडेंटिटी को चेक करने दो। उस लड़की की आवाज सुनकर यूहाओ को वहाँ पे पता चल जाता है कि ये वही लड़की डूसी है, लेकिन ये सब पता चलने के बावजूद भी यूहाओ वहाँ पे नहीं रुकता और वो इसी तरह से वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर वांग की यूहाओ से कहती है तुम इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, मैं अभी इन सभी को संभालती हूँ। जिसपे यूहाओ उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि नहीं रुको, मैं वैसे ही इन्हें यहाँ पे रोक देता हूँ। और ये कहकर यूहाओ वहाँ पे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए डूसी के साथ साथ उसके सभी गार्ड्स को भी वहाँ पे मेंटल शॉक देता है, जिसके चलते मजबूरन उन सभी को वहीं
वहीं पे रुकना पड़ा था। लेकिन यूहाओ की इस मेंटल पावर को देखकर 2G को भी वहाँ पे पता चल जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यूहाओ ही है। और साथ ही उसे यूहाओ वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है कि अब अगर तुम लोगों ने हमारे पीछे आने की कोशिश की तो मजबूरन हमें यहाँ पे तुम्हारे स्टैन एम्पायर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब यूहाओ की ये बात सुनकर तो 2G को वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यूहाओ ही है। तभी एक गार्ड वहाँ पे 2G से सवाल करते हुए पूछता है, कैप्टन अब हम क्या करें, क्या हम आउटर गार्ड्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दें? जिसपे 2G मना करते हुए कहती है कि नहीं छोड़ो, ये हमारा एक पुराना दोस्त है जिसने आज से कुछ साल पहले जंगल में हमारी मदद की थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ और वांकी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सनसेट फॉरेस्ट में आ चुके थे, जहाँ यूहाओ आगे का रास्ता देखने के लिए मैप को बाहर निकालता है, जिसके मुताबिक उन लोगों को सनसेट फॉरेस्ट के डीप में जाना होगा और वहाँ पे बने हुए एक पोर्टल के जरिए वो लोग फायर एंड आइस वाले एरिया में जा सकते थे, जिसे कि सनसेट फॉरेस्ट का हार्ट भी कहा जाता था। लेकिन तभी अचानक ही वांकी को वहाँ पे एहसास होता है कि आसमान काला होता जा रहा है। वांकी की ये बात सुनकर जब यूहाओ भी ऊपर की तरफ देखता है तो आसमान वाकई धीरे धीरे वहाँ पे और भी ज्यादा काला होता जा रहा था, जो देखकर यूहाओ भी सीरियस होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और इस बारे में पता लगाने के लिए यूहाओ अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ उसे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से पता चलता है कि ये सब वहाँ पे फैली हुई पॉइजनस गैस की वजह से हो रहा है। और इसलिए वो दोनों भी वहाँ पे जल्दी से उस पॉइजनस गैस से बचने के लिए ऊपर हवा में आ जाते हैं, क्योंकि वह पॉइजनस गैस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर वो उन दोनों की बॉडी को भी छू लेती तो उन्हें वहीं के वहीं खत्म कर देती। जो देखकर वांकी वहाँ पे सीरियस होते हुए यूहाओ से कहती है कि अगर हमें इस फॉरेस्ट के डीप में जाना है तो हमें इस खतरनाक पॉइजनस गैस को पार करके ही जाना होगा, पर अगर हम इस पॉइजनस गैस के अंदर एंटर करते हैं तो ये उसी समय हमारी जान ले लेगी। वांकी की ये बात सुनकर यूहाओ उसे वहाँ पे बताता है कि इस पॉइजनस गैस से बचने के लिए मेरे पास एक सोल गाइडेंस वाली मैजिक बाल तो है, लेकिन एक तो ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है और ऊपर से इस पॉइजनस गैस ने काफी सारे एरिया को कवर कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए इतनी देर तक उस मैजिक बाल को संभाल पाऊंगा। जिसपे वांकी उससे कहती है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें ये रिस्क लेना ही होगा। वांकी की ये बात सुनकर यूहाओ भी यहाँ में अपना सर हिलाता है और वह दोनों ही उड़ते हुए वहाँ पे आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अभी तक ऊपर हवा में वो पॉइजनस गैस नहीं फैली थी। लेकिन तभी एक जगह पे आकर उन दोनों को वहाँ पे रुकना पड़ता है। अब यहाँ से आगे वो लोग नहीं जा सकते थे, जो देखकर यूहाओ वहाँ पे वांकी से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है। जिसपे वांकी उससे कहती है, लेकिन तुम्हारा क्या? जिसपे यूहाओ वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है, मुझे कुछ भी करके अंदर जाना ही होगा और वुडोंग के इलाज के लिए उस रेड हार्ट ब्रोकन प्लांट को भी ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वुडोंग को कुछ हो गया तो फिर मेरे जीने का क्या ही फायदा। इसलिए मैं यहाँ पे उस रेड हार्ट ब्रोकन प्लांट को ही ढूंढते हुए मरना चाहूंगा। यूहाओ की ये सारी बातें सीधा वांकी के दिल के ऊपर जाके लगती हैं और अचानक ही उसका दिल बहुत ही तेजी के साथ धड़कने लगा था, पर वो जल्दी से अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाते हुए यूहाओ से कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो और अगर तुम अकेले आगे बढ़ते हो तो बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पे मारे जाओगे, इसलिए मुझे तो तुम्हारे साथ आना ही होगा। वांकी की ये बात सुनकर यूहाओ के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और वो भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ पे मान के आता। जिसके बाद यूहाओ जल्दी से वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन को बाहर निकालते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल गाइडेंस बॉम्ब की मदद से सीधा नीचे वहाँ पे अटैक कर देता है और यूहाओ के उस खतरनाक अटैक के साथ ही वो पॉइजनस गैस वहाँ पे खत्म होने लगी थी। लेकिन यूहाओ वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो लगातार सोल गाइडेंस बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जगह जगह पे ब्लास्ट करवाया जा रहा था, जिसके चलते वहाँ पे उस पॉइजनस गैस के बीचों बीच एक रास्ता भी बनने लगा था, जिससे यूहाओ वहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देख पा रहा था। और उसी के साथ साथ यूहाओ वहाँ पे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को वांकी के साथ भी शेयर कर देता है, जिसके चलते अब वो भी वहाँ पे यूहाओ की तरह उस रास्ते को देख पा रही थी और अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को वहाँ पे वो पोर्टल भी दिखाई देने लगा था, जिससे होते हुए वो दोनों वहाँ पे आइस एंड फायर वाले एरिया के अंदर जा सकते थे। और उस बारे में पता चलते ही यूहाओ वांकी को लेकर अपने बनाए हुए रास्ते से होते हुए बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा था, पर यूहाओ का बनाया हुआ ये रास्ता भी वहाँ पे बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा था, जो देखकर वांकी उससे कहती है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये पॉइजनस गैस बहुत ही जल्दी दोबारा यहाँ पे फैल रही है। वांकी की ये बात सुनकर यूहाओ भी जल्दी से वहाँ पे उस मैजिक बाल को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ ही यूहाओ ने वहाँ पे अपनी उड़ने की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पॉइजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। और वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो मैजिक बाल भी उसे वहाँ पे नहीं संभाल पा रहे थे। इवन हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस मैजिक बाल के अंदर क्रैक्स भी आना शुरू हो चुके थे, पर यूहाओ वहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता। वो अपना पूरा दम लगाते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था। लेकिन जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उस मैजिक बाल के अंदर आए हुए क्रैक्स भी बढ़ने लगे थे और अभी उन लोगों ने वहाँ पे आधा ही रास्ता पार किया था कि अचानक यूहाओ की सोल पावर वहाँ पे कम होने लगती है, जिसके चलते एक तो यूहाओ की स्पीड वहाँ पे कम हो चुकी थी, दूसरा उस मैजिक बाल की पावर भी धीरे धीरे वहाँ पे कम होने लगी थी, जो देखकर वांकी जल्दी से आगे बढ़ते हुए यूहाओ का हाथ पकड़ लेती है और वो खुद वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ यूहाओ को लेकर आगे बढ़ने लगी थी। और इसी तरह वहाँ पे तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों की नजर वहाँ पे बहुत ही खतरनाक पॉइजनस प्लांट्स के ऊपर पड़ती है और उन्हीं प्लांट से ही ये खतरनाक पॉइजन निकल रहा था, जो देखकर वांकी भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ओ तो ये
है इस पॉइजनस गैस का राज। और इसी बीच वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस पोर्टल के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उसके करीब आते ही अब वांकी की सोल पावर ने भी वहाँ पे जवाब दे दिया था, जिसके चलते तो उस मैजिक बॉल का पूरा एक टुकड़ा ही वहाँ पे उड़ जाता है, जिसके साथ ही उन दोनों की स्पीड वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जो देखकर वांकी वहाँ पे सीरियस होते हुए यू हाउ से कहती है कि हम दोनों ने यहाँ पे अपनी अपनी सोल पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया है, तो अब बारी है प्लान बी की। तो अब तुम्हें यहाँ पे उसी वुल्फ एप सोल बोन का ही इस्तेमाल करना होगा। असल में इस पॉइजनस गैस में आने से पहले वांकी ने उस वुल्फ एप वाली सोल बोन को वहाँ पे यू हाउ को दे दिया था, ताकि अगर उनके रास्ते में कोई खतरा आता है तो यू हाउ उस सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहाँ पे बचा सके। वांकी की ये बात सुनकर यू हाउ भी वहाँ पे अपनी उसी सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ वहाँ पे इन पॉइजनस प्लांट्स के ऊपर अटैक कर देता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जंप लेते हुए सीधा वांकी को लेते हुए उस पोर्टल के अंदर ही आके गिरा था, जहाँ पे आते ही वो दोनों चैन की सांस लेते हैं। और जैसे यू हाउ की नजर वहाँ पे उस आइस एंड फायर वाले एरिया के ऊपर पड़ती है तो उसे देखते ही यू हाउ की आंखें वहाँ पे खुली की खुली रह गई थी। और मैं आपको बता दूं ये वही जगह थी जहाँ पे टैंगसेंग ने न सिर्फ अपनी माँ को दोबारा से जिंदा किया था, बल्कि उसी के साथ साथ अपने पिता की टांग को भी ठीक किया था। और सबसे खास बात है शावू को भी उसने दोबारा यहीं पे जिंदा किया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी ज्यादा खास है। और इसी तरह वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए यू हाउ और वांकी दोनों ही वहाँ पे आइस एंड फायर वाले पुल के पास आ जाते हैं, जहाँ एक तरफ का पानी बहुत ही ज्यादा गर्म था तो वहीं दूसरी तरफ का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था, जिसे देखते हुए वांकी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि यू हाउ उस मैप को बाहर निकालकर अपनी डेस्टिनेशन को देखते हुए कहता है कि इस पुल को पार करने के बाद ही हमें वो प्लांट मिलेगा जिसकी तलाश में हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन याद रखना ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे हर एक प्लांट के अंदर जान है और कुछ प्लांट्स तो यहाँ पे इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि वो हमारी जान तक भी ले सकते हैं। यू हाउ की ये बात सुनकर वो दोनों ही वहाँ पे हर एक प्लांट को बहुत ही गौर से देखने लगे थे, लेकिन अभी तक भी उन लोगों को वहाँ पे रेड हार्ट ब्रोकन प्लांट दिखाई नहीं दिया था जिसकी तलाश में वो लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे उसे तलाश कर ही रहे थे कि तभी अचानक कि वहाँ पे वांकी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। लेकिन यू हाउ ने जल्दी से उसे वहाँ पे धक्का देते हुए किसी तरह से बचा लिया था, वरना अगर वो अटैक वहाँ पे वांकी को लग जाता तो उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाना था। और तभी उन दोनों की नजर वहाँ पे उसी तरफ जाती है जहाँ से उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक सनफ्लावर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर स्पिरिचुअल ऑरा निकल रहा था और उस सनफ्लावर का ऑरा ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे यू हाउ और वांकी दोनों को ही वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, जो देखकर यू हाउ जल्दी से अपनी आइस एक्सट्रीम की पावर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से उस फायर ऑरा को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर वो सनफ्लावर भी वहाँ पे ह्यूमन वाली लैंग्वेज बोलते हुए कहती है, तुम दोनों ह्यूमंस की हिम्मत कैसे हुई इस फायर एंड आइस वाले एरिया के अंदर आने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे आना मना है? अब उस फ्लावर को वहाँ पे इस तरह से बोलते हुए देखकर वांकी वहाँ पे यू हाउ से कहती है, जरूर ये फ्लावर 1 लाख साल पुराना होगा, तभी तो ये यहाँ पे हमारे साथ इंसानी भाषा में बात कर रहा है। वांकी की ये बात सुनकर वो फ्लावर उन्हें वहाँ पे बताता है कि मैं कोई 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट नहीं हूँ। तुम लोग अभी जहाँ पे जिस जगह पे मौजूद हो इसे आइस एंड फायर एरिया बोला जाता है और यहाँ का एक दिन बाहर के 10 दिन के बराबर होता है। इसलिए वैसे तो अभी मेरी उम्र सिर्फ 10,000 साल ही है, लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड के मुताबिक मैं 1 लाख साल की हो चुकी हूँ। और सनफ्लावर की ये बात सुनकर यू हाउ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, हमारे यहाँ पे आने का कोई भी गलत इरादा नहीं था, हमारे एक दोस्त की जान खतरे में है जिसे बचाने के लिए मुझे एक हर्ब की तलाश है। यू हाउ की ये बात सुनकर वो सनफ्लावर अचानक ही वहाँ पे भड़कते हुए यू हाउ से कहती है, मतलब तो एक ही है ना, तुम भी यहाँ पे हर्ब को ही चुराने के लिए आए हो, लेकिन याद रखना मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और ये कहकर उस सनफ्लावर ने अचानक ही दोबारा वहाँ पे और वाटर की मदद से वहाँ पे यू हाउ के साथ साथ वांकी के ऊपर भी हमला कर दिया था, जैसे वो दोनों ही वहाँ पे एक बार फिर से जंप करते हुए किसी तरह से डॉज कर देते हैं। जो देखकर तो अब उस सनफ्लावर ने भी वहाँ पे एक ह्यूमन का रूप लेना शुरू कर दिया था। जो देखकर वो वहाँ पे वांकी से कहता है कि हमें क्लोज कॉम्बैट में से हराना होगा, क्योंकि 2 से तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक जनरेट कर सकती है। यू हाउ की ये बात सुनकर वांकी भी हाँ में अपना सर हिलाती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि उस सनफ्लावर ने आगे बढ़ते हुए वहाँ पे उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर दिया था। जो देखकर यू हाउ भी वहाँ पे जल्दी से अपनी आइस शेड एम्प्रेस वाली सोरिंग को बाहर निकाल कर अपनी आइस एक्सट्रीम की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सनफ्लावर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वांकी भी दूसरी तरफ से उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उस सनफ्लावर के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। जो देखकर वांकी और यू हाउ दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं, जिसके साथ ही उन दोनों ने वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ से उसके ऊपर हमला कर दिया था। पर वो सनफ्लावर वहाँ पे उन दोनों के इस हमले को भी बहुत ही इजीली डॉज करते हुए उल्टा उनके ऊपर ही अटैक करते हुए उन दोनों को वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देती है। लेकिन यू हाउ वहाँ पे पीछे गिर पाता, उससे पहले यू हाउ ने वहाँ पे अपने सोल गनिस वाले कैनन्स को बाहर निकालते हुए उनकी मदद से वहाँ पे सनफ्लावर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था। जो कि जैसे ही वहाँ पे सनफ्लावर वाली सोल के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस सनफ्लावर के भी वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जो कि बहुत ही जल्द वहाँ पे हॉट वाटर में ट्रांसफॉर्म होते हुए दोबारा वहाँ पे एक साथ मर्ज होने लगे थे। और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे दोबारा उसी फायर सोल का रूप ले लिया था। जो देखकर वांकी भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो इसे मार पाना हमारे
हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ वो सनफ्लावर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम लोगों ने स्पाइरल गर्ल को गुस्सा दिला दिया है, तो अब यहाँ पे मेरे गुस्से में जलने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर अब की बात तो स्पाइरल सोल ने वहाँ पे सिर्फ अपने फायर स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए युवा को वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपने पीछे खड़ी हुई वंकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे रोकने के लिए वंकी ने भी वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्पीयर को आगे कर दिया था। जो देखते ही वो वहाँ पे समझ चुका था कि वंकी यहाँ पे अकेले उस फायर सोल का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए युवा भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी उन दोनों को वहाँ पे उस फायर सोल के हमले को रोकने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। जो देखकर युवा वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया। और ये कहकर युवा जल्दी से वहाँ पे स्नो क्वीन को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आती वहाँ पे घबराते हुए कहती है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी है। लेकिन अभी वहाँ पे सबका समय नहीं था। युवा जल्दी से वहाँ पे स्नो क्वीन के साथ मिलकर अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सोल फायर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे अपनी आइस के अंदर जमाने लगा था। जो देखकर वो सोल फायर जल्दी से अपने सनफ्लावर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर वंकी ने अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से उस सोल फायर के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे एक बार फिर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जो देखकर तो अब उस सनफ्लावर का गुस्सा भी वहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और अब की बार वो पहले से भी ज्यादा वहाँ पे सोल फायर को क्रिएट करने लगे थे, जिसे देखकर तो युवा भी वहाँ पे परेशान हो चुका था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।